हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स बाय शक्ति सर। मैं शक्ति चरण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस। A chemical reaction is a process in which new substances with different properties are formed. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक नए सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, नए सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो पहले वाले जो रिएक्टेंट वाले सब्सटेंसेस होंगे उसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एकदम अलग। ठीक है। व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट चेंज होकर एक से एक अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। Atoms of one element do not change into another element। जो रिएक्शन होगा जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर रिएक्ट कर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है उसके एटम प्रोडक्ट के बाद जो नए सब्सटेंस बनेंगे उसके एलिमेंट में जो एटम होंगे वो चेंज नहीं होंगे, उसी के वही एलिमेंट के एटम उसमें मौजूद रहेंगे। प्रोडक्ट में जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उसी के एलिमेंट मौजूद रहेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर A प्लस B मिलकर अगर यहां पर AB बनता है तो ये जो A और B का एटम जो है इसमें मौजूद होंगे, एकदम मौजूद होगा उस पे। अब सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट चेंज होगा। चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज होगा, हो सकता है या होगा। चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्शन हुआ है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब जैसे कि हम लोग यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल में मिलाते हैं, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता और क्या होता है, वो हीट हो जाता है, हीट भी निकलता है। ठीक है। अब चूने को हम लोग जल में डाल देते हैं तो चूना क्या होता है, खौलने लग जाता है, हीट उसमें निकलता है। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस रिएक्शन हुआ है तो उसमें गैस भी निकल सकता है। ठीक है। गैस का भी निर्माण हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर रिएक्शन हुआ है तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बनना केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, यह भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का गर्म होना, यह भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का खट्टा होना, यह भी है केमिकल रिएक्शन। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।
अब केमिकल रिएक्शन में दो कोई कंपोनेंट आते हैं, उसमें एक कंपोनेंट है रिएक्टेंट्स और दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन में वो भाग ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अब यहां पे देखिए कि H2 गैस और O2 गैस, ये दोनों भाग ले रहे हैं और बनता क्या है? H2O। ये क्या बनता है? जल बनता है। कौन सा? तो स्टीम बनता है, स्टीम उसी जल बोलते हैं। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस ही बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्टिसिपेट किया कंपोनेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, है ना, रिएक्ट करने के बाद, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इधर पार्टिसिपेट जो किया है, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्टेंट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, उसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, उसको हम लोग सिंबल में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर बनाया, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस का सिंबल H से हम डिनोट किए हैं, सिंबल लिखे हैं, और ऑक्सीजन को O से। और इसी तरह जल का भी हम लोग, वाटर का भी हम लोग H2O से इसका सिंबल लिखे हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कैसे कैसे एक रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा एक एक करके सब पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन एरो। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्या मेरा यहां पे? ए सिंगल एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। यानी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या, एरो का मार्क दे देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे जैसे हम लोग लिखे हुए हैं इस जगह पे। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग एरो का मार्क दिए हुए हैं। ए डबल एरो इंडिकेट्स ए रिवर्सल रिएक्शन। अगर यहां पर डबल एरो रहेगा, इस तरह का रिएक्शन, तो हम लोग जैसे H2 प्लस O2, अगर यहां पर डबल एरो रहेगा तो क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा। यानी रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। ये दोनों मिलकर अगर वाटर बनाता है तो वाटर भी क्या होगा, टूटकर
H2 और O2 गैस बनाएगा। तो इस तरह का रिवर्सेबल रिएक्शन का को शो करता है ये। A plus sign is inserted between two or more reactants और प्रोडक्ट फॉर्म। अगर एक या एक से ज्यादा हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं तो उसको हम लोग प्लस साइन से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसको हम लोग। इफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट इटीसी। अगर रिएक्शन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है तो उसको हम लोग एरो पर मेंशन करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अगर ये सब हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग जो भी कंडीशन होता है रिएक्शन में तो उसको हम लोग एरो के ऊपर हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर informative by mention the physical state of the reactants and products। अब रिएक्शन हुआ है तो उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा। तो हम लोग इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड होता है सबटेंस, जो भी सबटेंस और जो भी प्रोडक्ट साइड होता है सबटेंडेंस, वो क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टेट उसका लिखते हैं हम लोग। अब यहां पे अगर वो सॉलिड है तो हम लोग S से शो करेंगे, अगर लिक्विड है तो L से, गैस है तो हम लोग G से शो करते हैं, उसका स्टेट को लिखते हैं। अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो AQ से उसको हम लोग शो करते हैं। अब एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहां पे वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वाटर में जिसको जो घुल जाता है तो वहां पर उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे नमक पानी का घोल जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हुआ, एक्वा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अगला है इफ गैस इज ए लिबरेटेड एज ए प्रोडक्ट देन इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अगर गैस वहां पे लिबरेटेड होता है यानी गैस उससे निकलता है तो हम लोग उसको अपवर्ड में डायरेक्शन में हम लोग एरो को दिखा देते हैं। अगर गैस निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये भी गैस है और ये भी गैस है और यहाँ पे ये भी गैस है। अगर यहाँ पे अगर गैस निकलता बाहर तो हम लोग एरो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, और वहीं पे जब रिएक्शन में प्रोडक्ट में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एरो को नीचे दिखा देंगे। क्योंकि जो भी हम लोग अगर बीकर में या फिर फ्लास्क में जो भी हम लोग अगर बनाते हैं उसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो क्या होता है, उसके बॉटम में वो बैठ जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग उसको नीचे एरो डाउनवर्ड में दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इसी की वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कहता क्या है, यहां पे ये कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्शन होता है, जो इक्वेशन होता है रिएक्शन में, उसमें रिएक्टेंट जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी रिएक्टेंट में होंगे, उसका मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए यहां पे। ठीक है, यही लॉ ऑफ मास, इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस करते हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट साइड, यानी जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होंगे उसको टोटल नंबर ऑफ एटम और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उसका टोटल नंबर, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उसका टोटल नंबर ऑफ एटम वो क्या हो गए, वो रिएक्टेंट साइड के
जो एलिमेंट है उसके टोटल नंबर ऑफ एटम वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहां पे अब हम लोग बैलेंस करने के लिए कुछ देखते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को देखिए हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर अब उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। हम लोग सबसे पहले वर्ड में इसको रिएक्शन को लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन को हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन में लिख लेते हैं हम लोग, Mg प्लस O2। ठीक है, उसके बाद एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग लिख लिए यहां पे। अब स्टेप थर्ड में, अब यहां पे कंपोनेंट, कौन कौन कंपोनेंट है इस रिएक्शन में, तो सबसे पहले मैग्नीशियम है यहां पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन कंपोनेंट है, तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब प्रोडक्ट साइड क्या है, तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक। रिएक्टेंट साइड, इधर को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहां पे मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहां पे 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, O2 है। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। यहां दोनों पे एक एक लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि ऑक्सीजन के साइड में हम लोग देखते हैं, ये अनबैलेंस इक्वेशन है अभी, ये अभी अनबैलेंस इक्वेशन है। अब ऑक्सीजन साइड हम लोग देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो प्रोडक्ट साइड भी हम लोग यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहां पे ऑक्सीजन साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, तो यहां मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, यहां मैग्नीशियम भी तो 2 दोनों के लिए आ गया, तो मैग्नीशियम में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। फिर भी अनबैलेंस है ये इक्वेशन अभी। अब यहां पे ऑक्सीजन 2 हो गया तो इधर भी रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया, तो प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम को देखते हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो ये अभी अनबैलेंस है। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, अब यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस में हो गया। रिएक्टेंट साइड में भी क्या हुआ, एटम, एलिमेंट के एटम इक्वल है, और प्रोडक्ट साइड भी एलिमेंट का एटम इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस यहां पे। अब यहां पे इसी चीज को जो अभी उधर बताए हैं, इसी को हम इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के चलते इसको बैलेंस हम लोग करते हैं। अब यहां पर हम लोग जो अभी रिएक्शन हम लोग लिखे थे,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके हम बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस किए थे हम लोग, ये बैलेंस भी कर देते हैं। अब यहां पे राइटिंग स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ एरो, अगर जो भी इस रिएक्शन में स्पेसिफिक कंडीशन लगता है उसको हम लोग एरो के ऊपर मार्क करते हैं हम लोग। अब जैसे कि मैग्नीशियम के फीते को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर जब उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको हीट करते हैं, यहां हीट को हम लोग मेंशन कर देंगे, एरो के ऊपर कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर 7वां स्टेप है रिटेन सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसका फिजिकल स्टेट हम लोग लिखते हैं, तो मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, और जब रिएक्शन करके जब इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर, तब क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो जलने के बाद जो सॉलिड बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये भी एक सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट में हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए है, आप इसको क्या कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसको बैलेंस करके आप इसको मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two or more substances combine to form a single product, the reaction is known as a combination reaction। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर, यहां पे आयरन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, अब आयरन सल्फाइड यहां पे बना रहा है, तो ये क्या हुआ, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस है और रिएक्ट करने के बाद क्या बना, ये प्रोडक्ट बना आयरन सल्फेट। ठीक है, सल्फाइड बना, आयरन सल्फाइड वो बना। ठीक है, अब यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा, टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का निर्माण करेंगे, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मेरा गैस निकलता है, यहां पे CO2 गैस निकल जाता है। ठीक है, अब ये पूरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन तरह से हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग तीन तरह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग करा सकते हैं, तीन तरह से। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग आर नॉन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं इसमें, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अगर हम लोग यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हीट से करें तो हीट से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। अगर जिस रिएक्शन को हम लोग हीट से डिकम्पोज करें तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम यहाँ पे हीट करें तो क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है, ये चूना पत्थर होता है और उसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना बन जाता है, क्विक लाइम बोलते हैं, और CO2 गैस निकल जाता है ये। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय सनलाइट आर नॉन एज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट के
प्रेजेंस पर अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस पर, अगर सनलाइट के पास हम लोग रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस तो ये निकल जाता है और सिल्वर बन जाता है। इसका यूज पहले होता था ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका। अब नेक्स्ट है, थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहां पे करंट पर पासिंग करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया जाता है। यहां पे द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय ए पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। यहां पे जल को हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हम लोग उसमें हीट पास करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसको हम लोग वायर से, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, और इसमें जल भर देते हैं और इसमें टेस्ट ट्यूब से इसको इस तरह का ढक देते हैं, एनोड और कैथोड दोनों को। अब यहां पर जब करंट फ्लो करवाते हैं हम लोग इसमें, तब देखते हैं इसमें कि जो प्लस साइड है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा बुलबुला के रूप में, छोटे छोटे बुलबुला के रूप में, और जिधर कैथोड है यानी माइनस साइन है उधर पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहां पे इस तरह कैसे बुलबुला करके निकलेगा इस तरह। ठीक है, तो एनोड के साइड ऑक्सीजन गैस जमा होगा टेस्ट ट्यूब में और कैथोड के साइड में हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reactions in which the more reactive element displaces the less reactive element from the its compound are called displacement reaction। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और स्वयं वहां पे बैठ जाता है। तब यहां पे A प्लस बी, अब A ज्यादा रिएक्टिव है तो वो B को क्या किया, B कम रिएक्टिव है, B को हटाकर वहां पे खुद बैठ गया। यानी कि यहां पे अगर कॉपर और फेरिक में, यहां पे आयरन में, ये दोनों में ज्यादा आयरन रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर को हटाकर क्या किया, ये कॉपर सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम लोग लेते हैं, कॉपर सल्फेट के टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। अब यहां पर फेरिक यानी आयरन को क्या, आयरन नेल को हम लोग क्या किया, इसमें डाल देते हैं। 6-7 घंटे तक अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। और जो आयरन नेल है उसमें क्या होता है कि कॉपर का पतला जो लेयर है उस पर बैठ जाता है, तो कॉपर में एकदम कन्वर्ट लगभग इस तरह का हो जाता है। तो वो लेयर जो कॉपर का बैठ जाता है, यही हम लोग, और जो ये लिक्विड है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ये बन जाता है फेरिक सल्फेट। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे जो आपस में आयन का एक्सचेंज करेंगे और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
अब यहां पे सोडियम में प्लस आयन होता है और हाइड्रोक्साइड में माइनस आयन होता है। ये क्या, हाइड्रोजन का प्लस आयन, क्लोरीन का माइनस आयन, ये दोनों, ये क्या करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ आयन का एक्सचेंज करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के साथ ये H2O कंपोनेंट बनाता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट जो है प्रेसिपिटेशन। दो तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हम लोग देखते हैं एक एक करके। प्रेसिपिटेशन, in all of the following processes a white material is generated that is insoluble in water. A precipitate is the insoluble substance that forms. अगर एक्वा सॉल्यूशन में अगर सॉलिड मटेरियल्स जनरेट होता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि जो इनसॉल्युबल मटेरियल जिसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड जो बनता है, ठीक है, अगर एक्वा सॉल्यूशन में कोई सॉलिड मटेरियल बनता है, ठीक है, तो उसको किधर, प्रोडक्ट के साइड में, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे सोडियम सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये बना देता है बेरियम सल्फेट, यही जो है ये सॉलिड है, और सोडियम क्लोराइड जो है एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में ये बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है, यहां पे ये सॉलिड है, यही इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्टेंट्स आर ए बेस एंड एन एसिड एंड द प्रोडक्ट्स आर साल्ट एंड वाटर। Neutralization is a form of double displacement reaction in which the reactants are base and an acid and the product are the salt and water. अब यहां पे रिएक्टेंट में बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट में क्या बनता है, साल्ट और वाटर। और साल्ट और वाटर जो बनता है, यानी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि ये लोग आयन का एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एसिड, एसिड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन है, वो निगेटिव चार्ज वाले बेस में जो हाइड्रोक्साइल आयन्स है, ठीक है, then their electrical charge and the form of covalent water molecules, यानी कि ये दोनों रिएक्ट करके अब फिर क्या बन जाता है, तो कोवलेंट एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है ना, ये साल्ट बना और H2O क्या बन गया, वाटर बन गया। यहां पे भी इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। तो एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। 3 रिएक्शन अब इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले देखते हैं हम लोग। रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे यहां पे कॉपर
को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो इस तरह का रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे हम लोग। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसमें हाइड्रोजन का कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी हटना, उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है ना, अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, हटना, यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहां पे द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेसेस सिमल्टेनियसली इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों अगर साथ होता है तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीडाइज में देखिए यहां पे H2S में हाइड्रोजन का हटना, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब यहां पर हाइड्रोजन का ऐड होना तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहां पे रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। कॉरोजन, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चराइजर और एसिड्स इज कॉल्ड कॉरोजन। मेटल जब एयर, मॉइस्चराइजर और एसिड के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड बनाता वो, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है और क्या करता है, ये मेटल को कमजोर बना देता है। यही प्रोसेस जो होता है, जंग लग जाता है या किसी भी मेटल में, तो इस तरह का को हम लोग बोलते हैं कॉरोजन बोलते हैं हम लोग। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब जंग लग जाता है तो ये होता क्या है, आयरन जब मॉइस्चराइजर के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है कि उसके सरफेस में हल्का हल्का भूरा रंग का परत चढ़ना चालू हो जाता है, जो और आयरन ऑक्साइड होता वो भूरा कलर। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, जो इस तरह का चित्र में ये दिख रहा है। ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर, कॉपर के बर्तन को जब हम लोग या कॉपर के जब हम लोग बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं तो वाटर से संपर्क में वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कॉपर में ग्रीन कलर का परत उस पर बैठ जाता है, चढ़ जाता है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है। ये भी कॉपर को धीरे धीरे खराब कमजोर कर देता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में भी क्या होता है कि कुछ दिनों तक अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसमें ब्लैक कलर का वो परत क्या होता है कि उस पर चढ़ जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसको भी, सिल्वर को भी वो कमजोर कर देता है। वो क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है। जो ब्लैक कलर का जो परत चढ़ा हुआ रहता है वो क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है। ये भी सिल्वर क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन, कॉरोजन डैमेज बिल्डिंग्स, ब्रिज, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, आयरन से बने जितने भी चीजें वो कॉरोजन के कारण क्या होता है, डैमेज हो जाता है। बिल्डिंग, ब्रिज, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर आर्टिकल्स। हैंस प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन इन नेसेसरी, कॉरोजन को रोका जा सकता है और उसको रोकना उसका नेसेसरी है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ग्रीसिंग द्वारा रोक सकते हैं हम लोग, पेंटिंग करके रोक सकते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन द्वारा। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें
जिंक का लेयर उस मेटल पर पतला लेयर चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ग्लेविनाइजेशन जैसा एक प्रोसेस है जिसमें क्रोमियम का लेयर उस पर चढ़ाया जाता है मेटल पे। एलॉइंग मेटल्स को एलॉय बना के हम लोग उसको कॉरोजन रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। ऑयल्स एंड फैट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड or turn rancid. This process is called rancidity। यानी ऑयल और फैट से जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये लोग क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। यानी कि हम लोग जो ऑयल और फैट से जो बने हुए जो भी फूड होते हैं, हम लोग फूड होता है, उस फूड क्या करता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है। और ऑक्साइड जब बन जाता है तो उसका टेस्ट क्या होता है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क आने से जो भी ऑयल का चीज बना हुआ रहता है, जो भी फूड बना हुआ रहता है, वो सब क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिससे उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, फर्स्ट है, यानी कि रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें तो उसको रेंसिडिटी से हम लोग रोक सकते हैं, उसको रेंसिडिटी से रोक सकते हैं। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड। कुछ फूड को हम लोग बहुत दिनों तक जब रखना रहता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग मिला देते हैं, जैसे BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिजोल, इसको हम लोग फूड में मिला देते हैं, जिसको हम लोग बहुत दिनों तक हम लोग को फूड को रखना रहता है। एक है, दूसरा है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फूड के साथ मिला देते हैं, तो बहुत दिनों तक हम लोग फूड को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अगला है कीप फूड्स इन रेफ्रिजरेटर। फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो कम टेम्परेचर के कारण इसमें ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होता है। ठीक है, जिससे हम लोग फूड को बहुत दिनों तक हम लोग रख सकते हैं, कुछ दिनों तक रख सकते हैं। पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन। फूड का जब पैकिंग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस हम लोग भर देते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, वो हवा नहीं, नाइट्रोजन रहता है उसमें, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसको बहुत दिनों तक हम लोग चिप्स को रख सकें और वो उसका टेस्ट और स्मेल बर्बाद ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शंस accompanied by the absorption of heat are called endothermic reactions। ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो तो उस तरह का रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। N2+O2 2NO, यानी कि यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और यहां पर हीट हम लोग को बाहर से देना पड़ा, यानी 43.2 कैलोरी लगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज करता है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट यहां पे रिलीज करता है। या फिर इसको देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के संपर्क में लाते हैं, यानी जल में डालते हैं, उसमें वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हीट, यानी कि चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो देखते हैं चूना खौलने लगता है, तो उसमें हीट रिलीज करता है
और जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में हीट, इसमें टेम्परेचर क्या कर रहा था, हीट इसमें मैटर कर रहा था, ये दोनों रिएक्शन में। ठीक है, इस तरह का ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। सारे के सारे टॉपिक को इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।